एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एक चेहरा दिख रहा होगा जो बीएससी की टॉपर रह चुकी हैं। उनके बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी उनकी जर्नी बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या तैयारी की और क्यों एग्रीकल्चर में आई। इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो एक बार पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर इंटरव्यू को देखें तो बहुत ही मजा आएगा इंटरव्यू को सुनने में। क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू के पहले इनसे बातें की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बातें करके, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी एक इंटरव्यू शेयर किया जाए कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको क्या क्या परेशानी आती है, तो इसके बारे में हम बहुत ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू भैया, आपने हमें अपने चैनल एग्रीविजन पे चांस दिया बोलने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्राची श्रीवास्तव है, मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हूँ और एक कस्बे से बिलोंग करती हूँ। ओके। जैसा कि बताया इन्होंने कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, आप समझ सकते हो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जो कानपुर के जस्ट पास में है, वहां से आके बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करना, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो अच्छा, जो आपने यहाँ पे एडमिशन लिया इसके बारे में हम थोड़ी सी बात अलग करेंगे। अभी उसकी बहुत क्लियर तरीके से एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता, आपने 11th एग्रीकल्चर ही क्यों चुना? कोई ऐसे मेन पर्पस तो नहीं था पहले, मतलब कि ऐसे होता है ना, घर में कोई बड़ा कर रहा है तो कर लो, या फिर मेरे क्षेत्र में पूरे एग्रीकल्चर कोई ही जानता होगा तो ऐसे ले लिया। एग्रीकल्चर की स्कोप ज्यादा है, बाकी में तो इतनी भीड़ रहती है तो इसलिए। हाँ, ये कहना इनका बात भी सही, क्योंकि गर्ल्स अगर देखा जाए तो अगर 2-3 साल पहले की बात की जाए तो गांव से गर्ल्स एग्रीकल्चर में बहुत ही कम सेक्टर में आती थी। अब तो क्या है, जितनी भी नीट की जो गर्ल्स नीट जिनसे नहीं निकलता वो क्या करते, एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी के लिए चॉइस करते हैं। तो अब तो ज्यादातर गर्ल्स एग्रीकल्चर में आने लगी हैं। अच्छा, अब बात करते जो 11th एग्रीकल्चर था उसमें आपने सब्जेक्ट 5 होते हैं, तो उसमें आपने 11th में आपको पता है कि आपकी कितनी परसेंटेज थी? हाँ, कितनी थी? अप्रोक्स 87 पॉइंट में कुछ थी समथिंग। तो आप समझ सकते 87 बहुत होती हमारे जैसे बच्चों के लिए। 87%। अच्छा, जो आपने 87% लाई तो उसकी किस हिसाब से तैयारी की थी? मतलब कि इतना नहीं होता कि पढ़ाई को बोझ नहीं समझना है, ना ही सीरियस भी इतना लेना, ना इतना लाइटली लेना है। कंसिस्टेंसी बना के रेगुलर अगर कॉलेज कर रहे हो रेगुलर और उसके बाद घर आके 2-3 घंटे दे रहे हो तो बस उतना मोर देन इनफ होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम जोड़ना चाहेंगे, क्या आपने जैसे 11th एग्रीकल्चर में जब थे आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दिया था? जो अनसॉल्व पेपर आता है कि उसके क्वेश्चन को, कि आपने ऐसा कहते कि मॉडल पढ़ के पास कर लें, कि आपने सिलेबस को पहले से जो बुक आती है उनको अच्छे से पढ़ा है फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, तो आपने क्या करना? देखो, मॉडल और प्रीवियस ईयर पे 100% तो डिपेंड नहीं रहना चाहिए, तो पहले अपना सिलेबस कवर करना चाहिए। और हाँ, एक हिंट के लिए जो है प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स देख लेना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से और कौन से चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं तो उसको ज्यादा डीप पढ़ना चाहिए। अच्छा, 11th में जो मैथ थी उसको आपने किस तरीके से तैयारी की? क्योंकि बच्चों को मैथ और फिजिक्स ही हार्ड लगती है, बाकी एग्जाम चलो इजी लगती है उसके लिए। तो आपने मैथ को कैसे देखा था, कि आपको भी मैथ हार्ड लगता है, क्या था? नहीं, मेरा तो मतलब कि पहले से ही मैथ स्ट्रांग रहा है। रीजनिंग हमने काफी पढ़ाई है लोगों को, तो रीजनिंग मैथ तो इतना इशू नहीं रहा है। मेरा अच्छे खासे मार्क्स भी थे मैथ में। तो कितने मार्क्स थे बता सकते हैं? 41 भाई बहुत होते 41। मेरे लिए तो सुनने में बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं ना, क्योंकि मेरे खुद के इतने नहीं आए थे। अब तो आने लगे हैं जब से जानने चीजें लगे, क्योंकि मुझे भी 11th एग्रीकल्चर में इतनी सब चीजें नहीं पता थी। अच्छा, 12th एग्रीकल्चर में अब एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, उसको आपने किस तरीके से तैयार किया था? केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हमारे यहाँ एक सर थे NN मिश्रा, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी थी। बाकी ये है, जो जितना सिलेबस देखो, बुक देखो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। जो प्रीवियस ईयर है, जो चीज ज्यादा आ रही है प्रीवियस में, उसकी मतलब कि लगातार प्रैक्टिस करते रहो। और जो थोड़ा मतलब जो वीक है उस पर ज्यादा मत करो कि हाँ उसके पीछे पढ़े तो पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो मतलब कि हर चीज को पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। अच्छा, ओके। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, बच्चे क्या करते हैं एग्रीकल्चर में होते हैं उसको हिंदी को नहीं लेते कि हिंदी है हो जाएगी,
लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता जितने बच्चों से मिल चुका हूँ, जो हिंदी सब्जेक्ट होता है उसमें आप अगर 90 प्लस या 80 प्लस नंबर नहीं लेके आओगे तो आपके 80+% नहीं उठा पाओगे। तो आपने हिंदी को भी किस तरीके से दिया? हिंदी तो मेरी बहुत वीक थी, लेकिन ये है ना, एग्जाम टाइम पे मैंने पढ़ी, मेहनत करी थी थोड़ी सी। हाँ, तो 91 मार्क्स आ गए थे हिंदी में। सही है। बहुत है भाई, मैं तो नंबर सुन के। अच्छा, अब बात करता मैं तुम्हारे 12th और 11th के कितने % नंबर थे आपके? मेरे 12th के 85 पॉइंट कुछ मार्क्स थे और 11th में 87 पॉइंट कुछ। 86 के करेंगे। हाँ। बहुत होता भाई, ये टॉपर से मिलने जा रहे हैं, है ना। हमने बताना कि टॉपर इंटरव्यू, इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं ए जर्नी। अच्छा, घर पे भी जो आपका इन्वायरमेंट है पढ़ाई का अच्छा होगा? हाँ, घर पे सब पढ़ने वाले ही हैं, दीदी पढ़ती हैं, भैया पढ़ता है, पापा टीचर हैं। हाँ हाँ, देखो दिख गया टीचर वाला, है ना। जो घर का एनवायरनमेंट होता है कि टीचर वाला, वही चीज हमें दिखी। ठीक, अब बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में ना आके मैं सर, आपने 12th के बाद क्या उत्तर प्रदेश कंबाइंड जो एग्जाम होता है यूपी कैटेट जिसे कहते हैं, और सीयूटी दिया होता है, क्या दोनों एग्जाम की आपने तैयारी की थी? नहीं 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 नहीं, हमने केवल सीईटी का एग्जाम दिया था, वो भी विदाउट कोचिंग के दिया था। मतलब कि क्लियर हो गया था, एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन मतलब इतनी अच्छी खासी रैंक नहीं आई थी कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल पाता, इसलिए। यूपी कैटेट आपने एग्जाम नहीं दिया था? नहीं, यूपी कैटेट का एग्जाम नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, तो ये मन में अफसोस नहीं रहा कि हमने यूपी कैटेट दिया होता एग्जाम, तो अगर सीयूटी में अच्छी रैंक नहीं आई तो क्या पता यूपी कैडेट में, क्योंकि उसका पेपर तो बहुत इजी होता है इसके मुकाबले में, तो ये तो मन में अफसोस नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आपको इस यूनिवर्सिटी सीसीएस यूनिवर्सिटी, क्योंकि उन्नाव के बच्चे होते हैं उनको इतना नहीं पता होता, तो चौधरी चरण सिंह मेरिट यूनिवर्सिटी अमर सिंह कॉलेज, तो आपने यहाँ के बारे में कैसे जाना? यहाँ पापा के एक फ्रेंड हैं, चौधरी सर, पीके चौधरी, मिस्टर पीके चौधरी, तो उनके थ्रू यहाँ पता चला। अच्छा, फिर आपने अमर सिंह कॉलेज ही चॉइस करने को क्यों किया? क्योंकि सीसीएस से लगभग जितने कॉलेज एडेड है उनमें से बेस्ट है अमर सिंह कॉलेज, ये एक रीजन है। ये तो एक मेन रीजन है, प्लस दोनों एक ये कॉलेज हो गया अमर सिंह कॉलेज, दूसरा चौधरी शिवनाथ सिंह कॉलेज हो गया, दोनों कॉलेज बेस्ट हैं। लेकिन इसमें क्या फैसिलिटी, जो टीचरों की बहुत अच्छे टीचर सब बीएचयू के पढ़े हुए हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। अच्छा, मेन जो बात आती है, क्या लड़कियों को भी इतनी दूर पढ़ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात की, कहते नहीं लड़कियां भी क्या लड़कों से कम है, तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम लड़कियां इतनी दूर। अगर आप कहीं पे भी जाओगे पढ़ने के लिए, तो आप अगर सही हो तो आपको भी इन्वायरमेंट भी सही मिलेगा और आपको सभी लोग अच्छे मिलेंगे, सभी लोग आपको रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे। बस डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे और आप किस तरीके से बिहेव करते हो दूसरों के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग मेन पॉइंट, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जब एडमिशन ले लिया, तब आपको भी लगा होगा कि अक्टूबर में मेरा एडमिशन हुआ है और जनवरी में मेरे एग्जाम है, 3 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन जो रेगुलर क्लासेस की फिर और सिलेबस कवर किया धीरे धीरे, तो हाँ एग्जाम थोड़ा इजी लगा कि हाँ तो इजी आता है, लेकिन पढ़ो लगातार। अच्छा, मैं बात करता बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 12 सब्जेक्ट होते हैं। बच्चों के कहते हैं कि 12th में 6 सब्जेक्ट हमसे कवर नहीं हो रहे थे, इसमें 12 सब्जेक्ट में प्लस मेन आ जाता है जो मैथ में वो नहीं जो आप 11th में पढ़ के आए थे कि वही एग्जाम देना, वो तो आपके मैथ सेकेंड ईयर में आता है। आपको मैथ वो देना जो पीसीएम वाले बच्चे करते हैं। तो आपने पीसीएम वाली जो सब्जेक्ट थी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेशन, तो इन सिलेबस को कैसे कवर किया मैथ के लिए? मेरा तो मैथ बैकग्राउंड थोड़ा सही रहा है, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन हाँ जिनकी मैथ वीक है या थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको जैसे कोचिंग का सहारा ले लेना चाहिए, जैसे कोचिंग कर लें या किसी फ्रेंड से हेल्प ले लें, तो ऐसा करना। मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा नहीं था, तो मेरा सब्जेक्ट सही था तो हो गया। हाँ, जो बच्चों की मैथ स्ट्रांग है तो उनको तो इतनी जरूरत ही नहीं है किसी चीज के लिए, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है। अच्छा, इंग्लिश के लिए फिर आपने क्या किया, क्योंकि 11th-12th में इंग्लिश छूट जाती है बच्चों की, क्या अभी भी लगता है कि इंग्लिश और हमारी अच्छी होती तो और ज्यादा अच्छा होता? हाँ, थोड़ा बहुत लगता है। अच्छा अच्छा, बात करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में भी मैथ थी, उसमें भी स्टैटिक्स में बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, उसको कैसे कवर किया?
मतलब जब पढ़ रहे थे तो सोचा नहीं था इतना टफ पेपर आ जाएगा, थोड़ा सा टफ आ गया था पेपर, लेकिन सही हो गया था, मतलब कि प्रैक्टिस थी तो हो गया था। इस बार का पेपर हमने भी देखा था। हाँ, पेपर में लेवल था, मतलब क्वेश्चन जो कहते हैं बच्चे कि सर इसमें स्टैटिक्स ही आती है, स्टैटिक्स नहीं आती है। आज के अभी मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, इनसे भी पूछ लेना। स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं, आपको एक ही क्वेश्चन मैंने पेपर में देखा था, एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से मीडियन से आया था, मध्यिका से। वो भी क्वेश्चन जो आप 11th-12th में पढ़ के गए 11th में, वो वाली नहीं थी जो हम फार्मूले लगा के क्वेश्चन कर दिया। उसमें भी ग्राफ बना के मैं उसका क्वेश्चन का आंसर देना था। तो हर बच्चा उसका क्वेश्चन का, ज्यादातर बच्चे गलत करके आए थे। फिर उसका नतीजा क्या होता है, वो बैक लग जाती है ना। तो उसकी थ्योरी को कैसे कवर करना, क्योंकि इतनी मोटी बुक होती है, उसकी थ्योरी नहीं समझ में आती कि मैं थ्योरी को कैसे कैसे कवर करना है। और मैं बात करता हूँ, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है कि मतलब बीएससी 3rd ईयर आ गई, धीरे धीरे फाइनल आगे आ जाएगा, तो इसके आगे का क्या? अब आगे की क्या है, एमएससी की तैयारी करेंगे या किसी एग्जाम की तो करेंगे, या अभी से नहीं फोकस किया कि जेआरएफ की करनी है, कि किस सब्जेक्ट से करनी है कुछ? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, मतलब कुछ ऐसे। अभी मन में ये रहता है कि जेआरएफ एग्रोनॉमी से करें, सोल साइंस से करें, एनिमल हस्बेंड्री से करें, हॉर्टिकल्चर से करें। तो सब मैं कहता हूँ आप किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी करो, हर सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किससे करना चाहते हो। एग्रोनॉमी भी बेस्ट है। अगर आप यूनिवर्सिटी के लेवल पे जाओगे तो बच्चे माइनर सब्जेक्ट में चॉइस करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग हुए, इंटमोलॉजी, पैथोलॉजी, इनमें बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं करने के लिए। तो अभी आपने कोई चॉइस नहीं किया क्या करना है? एमएससी करना है, ये तो कंफर्म हाँ, है, एमएससी तो करनी है। करनी है। अच्छा, एमएससी यहीं से करनी है कि बाहर से करने का प्लान है? फिलहाल तो कोई एग्जाम देंगे, एंट्रेंस नहीं हुआ तो देखते हैं क्या है। यहाँ देखते हैं। हाँ, यहाँ तो इनका नाम आ ही जाएगा। और एक बीच में मैं बात भूल रहा था कि लगता है आपको जो जो बच्चे 11th-12th में मेहनत करते हैं, इनकी 86% है, तो इसका मतलब इनको समझो इनकी पढ़ाई जो है फ्री में चल रही है, क्योंकि इनको प्रति साल 36,000 रुपये मिलते हैं। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा मंडी समिति योजना होती है उसके थ्रू इनको 36,000 रुपये, मतलब 4 साल में अगर देखा जाए मोटा मोटा 1,44,000 रुपये इनको मिलेगा। और चाहे उसको एक सेविंग करके आगे की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो सब 11th-12th में जो है अभी से मेहनत करते रहें। अच्छा, उस आप अपना रूटीन बताओ, आप क्या करती हो? ऐसा नहीं, जो बच्चे अभी नए आने वाले हैं उनका थोड़ा सा बताना, क्या रूटीन? मेरा रूटीन सुन के तो उनका रूटीन खराब हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्या है, सुबह उठो ना, थोड़ा बहुत पढ़ लो, फिर कॉलेज जाओ, कॉलेज से आओ, फिर आराम करो ना, थोड़ी देर फोन चलाओ, गेम खेलो, जो मन करे वो करो, माइंड फ्रेश रखो एकदम। जब मन करे हाँ कि अब फोन से मन भर गया है बिल्कुल, तब पढ़ो। मतलब कि जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल दिमाग में मोबाइल नहीं आना चाहिए। देखो, ये पढ़ने वाले बच्चों की खासियत होती है, ये आपको तो झूठा बतला देंगे कि फ्री फायर देखो, फोन चलाओ। भाई फोन तो देखते, सब दुनिया देखता, फोन में भी देखता, ये भी देखती फोन, लेकिन उसको एक तरीके से। और बहुत बच्चे की टॉपर ने बताया था कि फ्री फायर खेलने से टॉप कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, उनका सिस्टम है कि उन्होंने 20 मिनट देख लिया, भाई अकेले का टाइम पास कर लिया। ये जरूरी नहीं कि अगर इनके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, तो ये जरूरी नहीं कि जो चीज अगर इनकी बहुत अच्छी चीजें हैं उसको आप यूज करिए, अपने अंदर उसको उतारिए। अच्छा, जो बच्चे अब नए आने वाले हैं जिनको लगता है मैथ बहुत ही हार्ड है, और तो उनको क्या करना चाहिए? जिनको हार्ड लगती है तो एक ही रास्ता है, या तो प्रैक्टिस करें खूब और कोचिंग का सहारा लें। और तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, इन्होंने भी बोला कोचिंग के सहारा। मैं सिंपल बात बताता हूँ, कोचिंग कोई इतनी जरूरी नहीं लेने की, लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, कोचिंग क्यों जरूरी है लेनी, क्यों नहीं जरूरी, दोनों पॉइंट है। जरूरी इसलिए नहीं कोचिंग लेनी, अगर आपको आता है, आपको क्या करना है कि पास होना है, तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे कम से कम 100 से 150 क्लासेस मैथ की डाल रखी हैं, आप वहां से कंप्लीट कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं आपको मैथ की ऑफलाइन कोचिंग जरूरत करने के लिए। अब बात करता है जिसको लगता है कि हम 12th की टॉपर थे, यहाँ पे भी आके टॉपर बनना है, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस 5 साल का, इस बार के भी जितने टॉपर थे मेरे पास के तीनों टॉपर मेरे ही कोचिंग से निकले हुए हैं। ऑनलाइन के तीनों थे और एक ऑफलाइन, ऑनलाइन की ऑफलाइन के दोनों तरीके से। तो उनसे भी हमने देखा क्या कि उन्होंने किस तरीके से, और इसका एक बहुत बड़ा यूज मिलता है, मुझे फायदा मिलता है क्या, जो बच्चे की फर्स्ट में परसेंटेज अच्छी बन जाती है उसका क्या होता है कि उसको चारों सेमेस्टर
मतलब इतना प्रैक्टिकल में मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो टीचर की नजर में आता कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, तो उसको प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसा भी है कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है। बिल्कुल है, ये तो होना चाहिए। और प्लस आपको क्लास अगर आप रेगुलर ले रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा इन चीजों के लिए। मैं तो कहता कि अगर एक बार आपको लगता है तो एक बार कोचिंग में विजिट करिए और अपनी तैयारी करिए। मैं अपना कहता हूँ कि अगर आप मेरे पास एक बार आ रहे तैयारी करने के लिए, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस होगा कि आपको जो बताऊंगा आप वो करते रहोगे तो आप टॉप 10 के अंदर आ ही जाओगे। और यहाँ की एक बात बताता आपको क्लियर, कि जो बच्चे 12th एग्जाम करके टॉप करते हैं आकर यहाँ पे भी वो फेल हो जाते हैं। ये सच्चाई है, जो 80% लाकर भी उनको मंडी समझ में मिलती वो फेल हो जाते हैं। मेरे साथ मेरे जूनियर इतने सारे बच्चे हैं जिनको 12th एग्जाम में 85% नंबर लेके आए, लेकिन यहाँ पे उनकी 70 भी नंबर नहीं बनते हैं। और एक बार हमारे YouTube चैनल से आपको क्या क्या हेल्प मिली, अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाए या थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिक्स की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे हम इतना फोन उनसे पढ़ाई वढ़ाई का कुछ इतना शौक नहीं है, ना ही ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हम किताबें पढ़ने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो बिल्कुल सही बात। देखो, अगर YouTube का जरिया क्या हेल्प करने के लिए हेल्प करेगा आपको YouTube एक तरीके से, लेकिन अगर आपके पास बुक्स हैं, बुक से कोई चीज बेहतर नहीं है। बस जिसको कोई चीज इजी वे में नहीं समझ में आ रही है तो उस बच्चे को बहुत चीजें एक एक चीज क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस में है और वो उस चीज को पहले से हासिल कर चुका है ना। तो इस चीजों के लिए, और जो बच्चे जूनियर हैं उनको एक बार कुछ पॉइंट बता दीजिए कि वो किस तरीके से तैयारी करें। मतलब कि जैसे पहले हम लोग थोड़े सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यहाँ के काफी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और जर्नी लंबी होती है। देखो 4 साल बहुत होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से जुट पड़े हैं पढ़ने को, तो ऐसा होता ना कि फिर बाद में स्पीड धीम पड़ जाती है। तो ना ही बहुत स्लो चलना है, ना ही बहुत फास्ट चलना है। हाँ, लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो डेली कॉलेज जा रहे हो, रेगुलर कॉलेज करनी है, पहली बात तो क्लास रेगुलर करनी है। उसके बाद मतलब कि कॉलेज के बाद अगर 3 घंटे भी दे रहे हैं पढ़ाई को घर रूम पे या जहाँ भी रह रहे हैं, तो उतना मोर देन इनफ है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इनको आने के लिए, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे सीख मिलेगी इस इंटरव्यू से। और जिस बच्चे को कोचिंग आना है तो उसका लोकेशन मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अमर कंप्यूटर के सामने औरंगाबाद जहांगीराबाद रोड पे नंबर है 9369044421 पे आप मैसेज करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन के भी बैचेस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। तो जो बच्चे अदर कॉलेज के अमर सिंह के ना होके, तो वो बच्चे भी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।